तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने रेजिस्टर्स के बारे में जाना, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशनों के बारे में उनके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे इस चैप्टर के, जो कि लास्ट टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। ठीक है, या फिर इसी का एक और टॉपिक रहता है इसी से रिलेटेड, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अब जो हम लोग ने स्टार्टिंग में एक चीज़ डिस्कस करी थी कि कोई भी बैटरी या सेल हो, बैटरी और सेल, उसमें होता क्या है, उसमें होता है आपका केमिकल एनर्जी स्टोर्ड रहती है, राइट। जो कि कन्वर्ट होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये केमिकल एनर्जी क्या है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होती रहती है जब तक आपका सेल वर्किंग कंडीशन में होता है, किसी भी सर्किट में कनेक्टेड रहता है, सर्किट क्लोज्ड रहता है। तो ये जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है वो लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जिसके वजह से ही आपका क्या हो रहा है, करंट का फ्लो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही क्या है, आपका करंट फ्लो करवा पा रही है। मतलब क्या है, स्टार्टिंग में केमिकल एनर्जी बैटरी और सेल स्टोर करी हुई है, जब आपका सेल ऐसे ही रखा हुआ है, यूज़ में नहीं है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, कोई यूज़ नहीं हो रहा है। जैसे ही वो किसी सर्किट में आया, एक क्लोज्ड सर्किट में जैसे ही आया, वैसे ही क्या हुआ, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, जिसके वजह से क्या हुआ, एक करंट फ्लो हुआ। और ये प्रोसेस लगातार होना चाहिए, तभी आपका करंट लगातार फ्लो करेगा। अगर ये प्रोसेस बीच में रुक गया, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होनी रुक गई, तो आपका करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूअसली होते रहना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या होता है कि हम लोग ने स्टार्टिंग में पोटेंशियल डिफरेंस की एक डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, राइट। दो पॉइंट्स के बीच में अगर ए और बी एक दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम चार्ज को अगर हम लोग को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़े, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V। तो V का फॉर्मूला क्या आया था, W/Q आया था, यही आया था फॉर्मूला कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से अगर हम लोग वर्क निकालेंगे, वर्क कितना करना पड़ेगा, दैट इज V/Q आएगा, यही वर्क करना पड़ेगा। अब इस का मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश करिए। वर्क कर रहे हैं, किस चीज़ में वर्क करना पड़ रहा है कि एक चार्ज Q है, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज था, तो उसी को डायरेक्ट हम लोग V/W लिख सकते हैं अगर Q 1 हो जाए। ठीक है, अगर Q चार्ज है, 1 कूलम नहीं है, कोई और अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो Q चार्ज को किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कराने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब A और B के बीच में अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में जितना वर्क कर रहे हैं, वो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, W=V/Q, कि आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक सर्किट पर अगर हम लोग देखें, एक सर्किट में क्या है, एक नॉर्मल सा एक सर्किट ले रहे हैं हम लोग, एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल V है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस R लगा हुआ है। बैटरी का पोटेंशियल V मतलब दैट इज इसका हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। अब इस सर्किट में कोई करंट फ्लो करेगा, I। करंट का मतलब क्या है, चार्ज का मोशन, राइट। करंट का मोशन का क्या मतलब है, चार्ज मूव कर रहा है। तो मतलब क्या है, तुमको जब चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज है ना। एक्चुअल में क्या है, नेगेटिव चार्ज मूव करता है फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, बट करंट के केस में क्या है, इसको उसी टर्म्स में क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव कर रहा है। ठीक है, अब इस मोशन में क्या करना पड़ेगा आपको, एक पोटेंशियल डिफरेंस में आप चार्ज को मूव करा रहे हैं, इसका मतलब क्या, आपको कुछ वर्क चाहिए। वर्क मतलब कुछ आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी जो वर्क होता है, ये कहाँ से आता है, यही केमिकल एनर्जी से होता है।
ठीक है। बैटरी के पास क्या है, कुछ केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है जो कि वर्क करती है उस चार्ज को मूव कराने में फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग फिर करंट। चार्ज के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं हम लोग करंट। तो बेसिकली केमिकल एनर्जी से ही आपको करंट मिलता है, ठीक है। और कितना एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, ये W, ठीक है, क्योंकि यही वर्क आपको करना पड़ा। अब क्या है, ये वर्क गया कहाँ, एनर्जी है वर्क में कन्वर्ट हुई, मतलब ये बैटरी ने ये वर्क किया जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग को मिल रही है। अब ये एनर्जी गई कहाँ। अब प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो आप क्या करते हो, किसी भी करंट से आप लोग बहुत सारे डिवाइसेस चलाते हो, ठीक है, लाइट है, फैन है, हीटर है और स्पीकर्स हैं, ठीक है। तो अगर लाइट का केस देखा जाए, बल्ब का केस देखा जाए, बल्ब में क्या है, लाइट एनर्जी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में, ठीक है, बल्ब के केस में। हीटर के केस में हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, है ना, हीटर हो गया, गीजर हो गया, इन सब में क्या है, हीट एनर्जी में कन्वर्जन हो गया इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग फैन देखें, फैन में क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब यही मोशन वाली एनर्जी हो रही है। फिर उसके बाद स्पीकर देखें तो स्पीकर में क्या है, साउंड एनर्जी में कन्वर्जन हो जा रहा है। तो बेसिकली ये हो क्या है, एनर्जी का कन्वर्जन, राइट। पहले केमिकल एनर्जी थी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। इस केमिकल एनर्जी ने क्या किया, करंट को फ्लो करवाया। अब जब करंट किसी डिवाइस में से फ्लो होता है तो वो डिवाइस उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है, उस एनर्जी को यूज करता है। बल्ब उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, हीटर उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, फैन उसको काइनेटिक एनर्जी में, और स्पीकर उसको साउंड एनर्जी में, फॉर एग्जाम्पल है। और भी बहुत चीजें, बहुत सारे आपको डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। अब ये समझने की ज़रूरत है कि ये एनर्जी आपका इसमें कहाँ एक और चीज़ में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। आपने जनरल देखा होगा, बल्ब चला के रखो, फैन चला के रखो, कोई भी डिवाइस अगर आप जला के रखो तो क्या होता है, वो हीट हो जाता है। उसको कुछ देर बाद अगर आप टच करें तो क्या होता है, गरम गरम रहता है, हीटेड रहता है। तो मतलब क्या है, हर डिवाइस में कुछ ना कुछ हीट एनर्जी जा रही है। क्या है, हीट एनर्जी आपका लॉस होती है। ये हीट एनर्जी आती कहां से, हर केस में ऐसा क्यों है कि हीट एनर्जी आ रही है, ठीक है। अब इसको समझने की जरूरत आती है आपका रेजिस्टेंस से। हीट एनर्जी का जो कॉज है वो क्या है, रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस। अब कोई भी ऐसा वायर नहीं, कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। जहां पर भी रेजिस्टेंस होगा वहां पे हीट एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। अगर करंट फ्लो हो रहा है किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू तो उसमें हीट एनर्जी निकलेगी, हीटेड हो गई, वो हीट हो गई होगा। ऐसा क्यों, अब इसको थोड़ा एटॉमिक लेवल पे समझने की कोशिश करें। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन आपका ड्रिफ्टिंग मोशन होता है, राइट। मेटल्स में, कंडक्टर्स में क्या होता है, मेटल आयंस रहते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेटल आयंस पे ड्रिफ्ट करते हुए मूव करते हैं, रब करते हुए मूव करते हैं। तो कोई भी दो चीज जब रब करें एक दूसरे पे तो क्या होता है, हीट एनर्जी का फॉर्मेशन होता ही होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। आप अपने दोनों हाथ को आप रब करते हैं तो क्या होता है, हीट एनर्जी निकलती है कि नहीं निकलती। वही चीज यहाँ पे भी, अगर रेजिस्टेंस है तो हीट एनर्जी का प्रोडक्शन हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हीटर को लें, हीटर में क्या है, हीट एनर्जी निकल रही, मतलब क्या है, उसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। तो जनरली अगर कोई भी अगर सर्किट है, फॉर एग्जांपल इस सर्किट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो जो भी एनर्जी, केमिकल एनर्जी थी यहाँ पे, बैटरी के पास जितनी केमिकल एनर्जी थी वो क्या हुई, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और ये पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर हीट एनर्जी पर निकलेगी। मतलब क्या हुआ, जो ये केमिकल एनर्जी की वजह से ये जो वर्क हुआ, ये जो वर्क हुआ, यही वर्क क्या होगा आपका, हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे हीट एनर्जी का फॉर्मूला या एनर्जी का फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। सेम फॉर्मूला आपका रहेगा, क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी आपकी
हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाती है रेजिस्टेंस के केस में। रेजिस्टेंस और कोई नहीं, ना रेजिस्टेंस लाइट बनाएगा, ना साउंड निकालेगा, ना आपका काइनेटिक एनर्जी के में कन्वर्ट होगा। पूरी की पूरी कहाँ जाएगी एनर्जी? हीट एनर्जी में। तो जो वर्क हुआ जो कि केमिकल एनर्जी को ही डिनोट कर रहा था या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही डिनोट कर रहा था, वो क्या हो गया? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो V इंटू क्यू। ठीक है, अब इसके और ज़्यादा और भी कई फार्मूलाज निकल सकते हैं जो कि अभी हम लोग देखेंगे, पावर के बारे में बात करेंगे और फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हम लोग के पास एनर्जी का फॉर्मूला जो अभी आया, एनर्जी कह लें, वर्क कह लें या हीट एनर्जी कह लें, क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में आपका सारी चीज़ एक ही होती है। तो एनर्जी हम लोग जनरल टर्म्स में, अगर एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया हमारे पास? V इंटू क्यू, राइट? V इंटू क्यू आया। अब यहाँ से अगर हम लोग को एक फॉर्मूला पता है कि करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन T, राइट? चार्ज, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। करंट का फॉर्मूला मेरे को पता है। यहाँ से अगर हम लोग Q की वैल्यू निकालें तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई करके T इधर ले जाएंगे तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। अब ये Q की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दे तो एनर्जी, हीट और वर्क किसी भी टर्म में क्वेश्चन में आ सकता है। एनर्जी कह ले, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह लें, या आपको वर्क करने को पूछने की अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज Q इन अ सर्किट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, या कह दें कि हीट एनर्जी डिसिपेटेड, तो सबका फॉर्मूला जो आपका आएगा एनर्जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर Q की वैल्यू I इंटू टी लिख दें तो V इंटू I इंटू टी। ठीक है, फिर एक और फॉर्मूला हो सकता है यहाँ से, देखिए I इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू I इंटू आर हो सकता है। ठीक है, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करके देखते हैं तो एनर्जी E इज इक्वल्स टू आई आर इंटू आई इंटू टी। V की जगह I इंटू आर कर दिया, दैट इज I इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर आर टी। ठीक है, यहाँ पे अगर V चेंज किया तो ये फॉर्मूला, I की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है? V बाई आर होता है। तो यहाँ पे अगर I की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? V इंटू V बाई आर इंटू टी, दैट इज एनर्जी इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो यहाँ पे बेसिकली 4 फॉर्मूलाज हमारे पास एनर्जी के लिए होता है। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये। ओके, तो ये बेसिकली 4 फॉर्मूलाज हैं, एक दूसरे से ही डिराइव्ड हैं। आपके पास ये सारी नॉलेज पहले से है। ठीक है, इन सारी नॉलेजेस से हम लोग इस फॉर्मूला से, कोई फॉर्मूला नंबर 1 से ही आपके और तीनों फॉर्मूलाज भी डिराइव कर सकते हैं। V इंटू क्यू, क्यू की जगह आई टी पुट करा तो सेकेंड आ गया। फिर एक बार I की जगह, V की जगह I इंटू आर पुट किया तो I स्क्वायर आर टी आ गया। एक जगह I की जगह पे V अपॉन आर पुट किया तो V स्क्वायर बाय आर इंटू टी आ गया। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूलाज है। किस किस के फॉर्मूलाज हैं? एनर्जी कह लें और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह लें और वर्क कह लें और हीट एनर्जी या हीट डेसिपेटेड कह लें। सबके फॉर्मूलाज आपके पास यही हैं। इन्हीं में से आपको अगर एनर्जी निकालना है तो यही 4 फॉर्मूलेस का यूज़ करना है। देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कौन सी वैल्यूज़ दी हुई हैं और उस हिसाब से हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। ओके, ये एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा 4 फॉर्मूला। ठीक है, अभी क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे तो वहाँ यूज़ होगा। ठीक है, एकदम कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एक ही से आपके चारों डिराइव हो सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका पावर है। पावर के बारे में जानते हैं, आप लोग ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है, बट अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी उसके कुछ फॉर्मूलाज आएंगे। ओके, तो प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है पावर होता क्या है। पावर की अगर 2 डेफिनेशन होती है बेसिकली, कि क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, या तो ये कह लीजिए या तो इसी को एक और टर्म से कह सकते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। ओके, अब देखिए रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या है? वर्क कौन कर रहा है यहाँ पे? अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें,
ठीक है, एक बैटरी लगी, एक रेजिस्टेंस लगा है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, मान लीजिए एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो वर्क कर कौन रहा है? आपकी बैटरी कर रही है वर्क। किस लिए वर्क करना पड़ रहा है? उसको करंट को मूव कराने में, दैट इज चार्ज को सर्किट में मूव कराने में वर्क कौन कर रहा है? आपकी बैटरी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर हम रेट ऑफ डूइंग वर्क से बात करें तो बैटरी को किस रेट पे आपको वर्क करना पड़ रहा है वही क्या हो जाएगा? पावर। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन पे देखेंगे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम कौन कर रहा है। अगर सही से देखा जाए तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी निकली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, दैट इज करंट फ्लो हुआ। अब ये एनर्जी फाइनली कंज्यूम किसने किया? इस रेजिस्टेंस ने कंज्यूम किया। ठीक है, इस रेजिस्टेंस पे आके क्या हुआ? वो एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो कंजम्पशन किसने किया? इसने किया। तो बेसिकली जो वर्क इसको करना पड़ा था वही कहाँ यूज हो गया? आपका रेजिस्टेंस में जाके। तो दोनों टर्म एक ही है। ठीक है, एक ये वाला टर्म आपका इसके रिस्पेक्ट में, बैटरी के रिस्पेक्ट में बोला जाता है, और कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बोला जाता है रेजिस्टेंस के टर्म्स में। ठीक है, फॉर्मूला की बात किया जाए तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज रेट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में कितना वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन अपॉन टाइम कह लो, या कंजम्पशन ऑफ एनर्जी अपॉन टाइम, दैट इज कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। अब हमारे पास वर्क डन के 4 फॉर्मूलेस थे, दैट इज एनर्जी के 4 फॉर्मूलेस थे, तो पावर के भी आपके पास 4 फॉर्मूले आएंगे। पहला फॉर्मूला क्या था? अगर हम लोग याद करें, E इज इक्वल्स टू क्या था? V इंटू क्यू। तो यहाँ से क्या आएगा? एनर्जी की जगह वी क्यू रखेंगे तो टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज वी क्यू अपॉन टी, पहला फॉर्मूला इज इक्वल्स टू। दूसरा फॉर्मूला एनर्जी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू टी, वी आई टी था। ठीक है, अब यहाँ पे इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? वी इंटू आई, टी टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तीसरा फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू एनर्जी और वर्क, सब एक ही चीज है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? आई स्क्वायर आर। ठीक है, फिर चौथा फॉर्मूला क्या था? एनर्जी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। अब इसको टाइम से डिवाइड करेंगे, फिर से टी कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 फॉर्मूलाज हैं, फिर पावर इनमें से किसी से भी निकाल सकते हैं। आपको जो जो नॉलेज दी हुई है आप उस हिसाब से किसी में भी पुट करें और कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि पावर कितनी है। एनर्जी की यूनिट कितनी होती है? एनर्जी कह लें या वर्क कह लें, वर्क की जो यूनिट होती है क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। पावर की यूनिट वॉट, राइट, दैट इज वॉट। ओके, पावर की यूनिट वॉट है। एक और टर्म इस यही क्या होता है? जूल पर सेकेंड, क्योंकि पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, तो जूल पर सेकेंड, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? वर्क, वॉट। अब इसकी और बड़ी यूनिट्स भी होती हैं, जैसे 1 किलो वॉट, दैट विल बी, किलो मतलब 10 टू द पावर 3 वॉट। ओके, और 1 मेगावाट, that will be 10 to the power 6 watt, 1 gigawatt, that will be 10 to the power 9 watt. ओके, तो ये बेसिकली 3 कुछ बड़ी यूनिट्स भी हैं। यूनिट्स के बारे में अभी और डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, कि एनर्जी की एक और यूनिट आती है जो कि कमर्शियल यूनिट आती है, और पावर की भी कुछ यूनिट्स होती हैं जो कि हम लोग अभी और देखेंगे। ठीक है, ये बेसिकली 4 फॉर्मूलाज हैं, इनको भी एकदम अच्छे से याद हो जाने चाहिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक फॉर्मूला पता होगा, उससे आपके सारे फॉर्मूलाज भी डिराइव हो सकते हैं, जैसे कि वी क्यू अपॉन टी, यहाँ पे v इंटू क्यू अपॉन टी है, दैट इज क्यू अपॉन टी आई होता है, तो यहाँ पे वी आई हो गया। फिर यहाँ पे v इज इक्वल टू आई इंटू आर करा तो आई स्क्वायर आर हो गया, आई की जगह v अपॉन आर किया तो वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि पावर कितनी होगी, उस रेजिस्टेंस पे कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, कि या उस बैटरी को कितना पावर आपको वर्क करना पड़ रहा है या एनर्जी देनी पड़ रही है सर्किट में। ठीक है, ओके।
अब देखिए पावर में हम लोगों ने अक्सर हम लोग ने डेली लाइफ में सुना होगा, जैसे बल्ब खरीदने जाते हैं तो 9 वाट का बल्ब, 12 वाट का बल्ब, 18 वाट की ट्यूबलाइट या 100 वाट के बल्ब होते थे पहले के टाइम में, ठीक है। तो वो वाट मतलब क्या, वही पावर। पावर कंजम्पशन का मतलब क्या है, 9, अगर आप बोल रहे हैं 9 वाट बल्ब, ठीक है, आपने बहुत बोला है, बहुत सुना भी है 9 वाट बल्ब, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर आप बल्ब को देखेंगे तो उसमें 2 टाइप की रीडिंग देखी जाती हैं। एक तो पावर दिया रहता है, दैट इज़ अगर 9 वाट है तो 9 वाट उसका पावर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ दी रहती है कि वोल्टेज कंजम्पशन, कि किस वोल्टेज पे उसकी वर्किंग है, तो V दिया रहेगा मैक्सिमम आपको 220 वोल्ट। ये क्या है, आपका घर में भी आपने बहुत सुना होगा 220 वोल्ट का करंट आता है हम लोग के घरों पे। इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है, एक स्टैंडर्ड करंट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो है उसमें 220 वोल्ट का ही हम लोग को हाउस होल्ड सप्लाई में वोल्टेज दिया जाता है। हर कंट्री का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है। फॉर एग्जांपल अमेरिका में 110 वोल्ट का सप्लाई होता है, तो वहाँ के जो भी डिवाइसेस होते हैं वो 110 वोल्ट पे वर्क करते हैं। इंडिया में सारे डिवाइसेस जो होते हैं वो 220 वोल्ट की रीडिंग, दैट इज़ मार्किंग पे आपको मिलते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये 2 आपकी रीडिंग्स लिखी रहती हैं किसी भी डिवाइस में। मान लो बल्ब है, आप 9 वाट का बल्ब लिया तो उसमें पावर लिखा रहेगा और वोल्टेज सप्लाई दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप उस बल्ब को जब 220 वोल्ट की सप्लाई दोगे, ठीक है, 220 वोल्ट की जब सप्लाई दोगे तब वो बल्ब जो है 9 वाट पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। ये क्या बल्ब क्या है, आपका कंज्यूम करने वाला रेजिस्टेंस एक टाइप का। तो ये क्या है, 9 वाट पावर को कंज्यूम करेगा जब 220 वोल्ट की आप सप्लाई दोगे, ठीक है। अगर आपने सप्लाई चेंज किया, 220 वोल्ट से 300 वोल्ट चलेगा या 100 वोल्ट पे आ गए, 110 वोल्ट पे आ गए, तब पावर जो होगी वो चेंज हो जाएगी, ओके। पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा, तब चेंज हो जाएगा, तब नो लॉन्गर इट विल बी 9 वोल्ट, तब हो सकता है कुछ और कंजम्पशन हो, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बोलें कि वोल्टेज जो हमने कर दिया 110 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट से कम करके 110 वोल्ट कर दिया, तो ऐसी कौन सी चीज़ रहेगी फॉर दिस केस एंड फॉर दिस केस, ऐसी कौन सी चीज़ रहेगी जो कि कांस्टेंट रहेगी। सर्किट में बल्ब तो वही है ना। अगर पोटेंशियल चेंज कर दिया तो करंट चेंज हो जाएगा ओम्स लॉ के हिसाब से। VI करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल चेंज किया तो करंट चेंज हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट नहीं रहा। बट बल्ब तो वही है, बल्ब वही है, मतलब दैट इज रेजिस्टेंस आपका वही होगा, ओके। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते हो, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, करंट चेंज हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगा, बट रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज अनटिल अनलेस आप बल्ब ही बदल दो, कि कोई और बल्ब ला के लगा दो, दैट इज अ डिफरेंट केस। बट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट, दैट इज सेम रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका एक टर्म आता है, घर में आपने बहुत सुना होगा कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ठीक है, 200 यूनिट्स का कंजम्पशन हुआ, 100 यूनिट्स का कंजम्पशन हुआ इस मंथ का, ये कितने यूनिट्स का कंजम्पशन हुआ। तो ये यूनिट है क्या, आप घर में बहुत बोलते हुए सुना होगा अपने पेरेंट्स को कि यूनिट, इतने यूनिट कंज्यूम हुई है इस महीने, ठीक है। तो यूनिट है क्या, उसको समझने की ज़रूरत है, उसको देखते हैं कि वो यूनिट होती क्या है। अगर हम लोग पावर का फॉर्मूला लिखें तो दैट इज़ क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। पावर की यूनिट हमको पता है क्या होती है, वॉट, ठीक है, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। SI यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड जो यूनिट है सेकंड है। बट अगर हम लोग टाइम की यूनिट आवर ले लें तो एनर्जी की यूनिट देखिए एक क्या बन रही है, वॉट आर, ठीक है, बनेगी एनर्जी की क्या यूनिट बनेगी, वॉट आर, पावर इनटू टाइम,
ठीक है, ये क्या है, एनर्जी की यूनिट है। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत है, इसको अभी हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग तो WH इसको हम लोग डिनोट करते हैं W स्मॉल h से, तो ये क्या है, आपकी एनर्जी की यूनिट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बट अगर सेम केस में अगर हम लोग एनर्जी पावर को मेजर करें किलोवाट में, ठीक है, तब एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होगा। तब क्या हो जाएगा, पावर अगर किलोवाट में मेजर है तो स्मॉल k इंटू डब्ल्यू, और टाइम जो मेजर किया हुआ है आर में मेजर किया है, तो ये क्या होगा, किलोवाट आर, दैट इज kWh। ठीक है, तो ये जो किलोवाट आर होती है यही होती है आपकी यूनिट। ठीक है, जो आप लोग यूनिट बोलते हैं ना 200 यूनिट्स, इसका मतलब क्या होता है 200 किलोवाट आर। और ये किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, पावर इनटू टाइम, दैट इज एनर्जी। इसका मतलब जो आप यूनिट बोलते हैं कि 200 यूनिट्स आपने घर में कंज्यूम करी इस महीने, तो इसका मतलब क्या है, 200 किलोवाट आर एनर्जी कंज्यूम करी गई है इस महीने आपके हाउस होल्ड में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी इनटू टाइम का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक डिवाइस है दैट इज 1 किलोवाट का लोड ले रहा है, दैट इज 1 किलोवाट ले रहा है मान लीजिए, और वो अगर 1 आवर चले, ठीक है, अगर वो 1 आवर चले, 1 किलोवाट का कोई डिवाइस 1 घंटा चले, तब एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, दैट इज 1 kWh। इसका मतलब क्या है कि 1 किलोवाट का डिवाइस जब 1 घंटा चलता है तब वो 1 किलोवाट आवर की एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब 1 किलोवाट का आवर 1 घंटा चले तब वो कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, 1 यूनिट, दैट इज 1 किलोवाट आवर। अभी इसमें एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है, और एनर्जी की यूनिट आपकी क्या होती है, जूल भी होती है। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर और जूल में अगर हम लोग कन्वर्जन देखें तो 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, राइट। 1 किलोवाट मतलब 10 टू द पावर 3 वॉट इंटू 1 आवर। आर को अब हम लोग जूल में जा रहे हैं, तो जूल में हमको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड यूनिट यूज करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड यूनिट टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ से क्या आएगा, 10 टू द पावर 3 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट इंटू सेकेंड, दैट इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकेंड क्या हो जाएगा आपका ही, जूल, क्योंकि ये क्या है आपका SI यूनिट ही है। वॉट्स और सेकेंड क्या है आपकी, SI यूनिट है, और यही क्या होती है आपकी, जूल होती है। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी होती है। कन्वर्जन बहुत सिंपल है, डायरेक्टली जब क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के तो उसमें हम लोग यूज भी करेंगे। ओके, अब चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं पावर कंजम्पशन और उससे रिलेटेड थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट व्हेन हीटिंग एट द मैक्सिमम रेट एंड 360 वॉट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम। इसका मतलब यहाँ पे देखिए सिंपल है, प्रैक्टिकल लाइफ सोचिए, जब आप आयरन यूज करते हैं तो कभी उसको मैक्सिमम हीटिंग में करते हैं, कभी आप उसको मिनिमम हीटिंग में करते हैं। तो वही चीज बोल रहा है, जब आप मैक्सिमम हीटिंग में रख रहे हैं तो P मैक्स वॉट 840 वॉट का मतलब क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है। तो मैक्सिमम पावर जो आप यूज कर रहे हैं वो कितना यूज कर रहे हैं, 840 वॉट। और मिनिमम हीटिंग के केस में जो पावर आप यूज कर रहे हैं P मिनिमम कितना है, 360 वॉट। सिंपल, ठीक है, दोनों इंफॉर्मेशन दी हुई है। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जब हम लोग आयरन यूज करते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, तो क्या हम लोग प्लग चेंज करते हैं जब मैक्सिमम मिनिमम करना पड़ता है, बस नहीं, उसकी एक मीटर होता है, एक नॉब होता है जो कि हम लोग उसको चेंज कर देते हैं, कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम, कभी मीडियम, है ना, हीटिंग के लिए।
तो उसमें हम लोग प्लग या सॉकेट चेंज नहीं करते हैं। इसका मतलब कि हम लोग 220 वोल्ट ही यूज़ करते हैं, चाहे मैक्सिमम में यूज़ कर रहे हो चाहे मिनिमम में यूज़ कर रहे हो। तो पोटेंशियल जो होगा दोनों केस में कितना होगा, V = 220 वोल्ट। ठीक है, अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। दोनों केसेस में, केस 1 और केस 2 में करंट और रेजिस्टेंस पूछ रहा है। पावर पता है, वोल्टेज पता है, P = V × I एक फॉर्मूला है हम लोग के पास। तो पावर पता है, वोल्टेज पता है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग करंट निकाल सकते हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, I = P/V, सिंपल सा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 840/220, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आता है 3.82 एम्पेयर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब करंट पता है, पोटेंशियल पता है, तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ के हिसाब से R = V/I होता है 220/3.82 यूनिट ओम हो जाएगी। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, ये वैल्यू आती है 5.60 ओम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, करंट निकल आया, रेजिस्टेंस निकल आया मैक्सिमम के केस में, उसी तरह मिनिमम के केस में भी निकाल सकते हैं। तो I = P/V, दैट इज़ 360/220, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.64 एम्पेयर। करंट निकालना है, रेजिस्टेंस सेम, फिर उसी तरीके से V/I, दैट इज़ 220/1.64, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 134.15 ओम। ठीक है, तो ये आपका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। दो कंडीशन दी हुई है, मैक्सिमम हीटिंग और मिनिमम हीटिंग में। मैक्सिमम हीटिंग में मतलब सिंपल से भी आता है, आपको ज़्यादा हीट एनर्जी की ज़रूरत है, तो एनर्जी ज़्यादा, तो पावर भी आपको ज़्यादा चाहिए, तो P मैक्सिमम हो गया। जब हीटिंग कम करनी है तो मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज़ पावर भी मिनिमम चाहिए रहेगा, तो आपके मिनिमम पावर है। उस हिसाब से फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला लगाते गए क्वेश्चन सॉल्व होता गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रजिस्टर। 100 जूल ऑफ हीट मतलब क्या होता है, एनर्जी। तो एनर्जी दी हुई हम लोग को कितनी, 100 जूल। ठीक है, अब ईच सेकेंड 100 जूल ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड का मतलब, ईच सेकेंड मतलब दैट इज 1 सेकेंड। तो टाइम कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक ट्रिकी तरीके से ये लोग इंफॉर्मेशन देते हैं। एनर्जी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो क्या पावर नहीं निकाल सकते हैं? पावर निकालेंगे तो क्या होगा, एनर्जी अपॉन टाइम। टाइम 1 है तो पावर = एनर्जी हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 100, और पावर की यूनिट वॉट। तो बेसिकली देखिए ये स्टेटमेंट का मतलब देना क्या चाह रहा है, वो बोल रहा है 100 जूल ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड का मतलब क्या है कि पावर आपकी 100 वॉट है। ईच सेकेंड जहां बोल दिया या पर सेकेंड बोल दिया, इसका मतलब क्या है, वो नॉलेज आपको पावर की दे रहा है, तो वो चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। इन अ 4 ओम रजिस्टर, दैट इज रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4 ओम। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। आर दिया हुआ है, पावर बेसिकली दिया हुआ है, फॉर्मूलाज पे जाएंगे तो आपको निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V। तो पावर =V²/R एक फॉर्मूला था कि नहीं था, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको पावर दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से V क्या आ जाएगा, P × R, that is V² = 100 × 4, that is 400। तो यहाँ पे V क्या हो जाएगा, √400, that is V = 20 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड एकदम। फिर से बस यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी तरीके से नॉलेज दिया हुआ था, इन्फॉर्मेशन दिया होता है, उसको समझना ज़रूरी है। कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं समझेंगे तो E = V²
आर इंटू टी से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। अगर पावर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, ई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो ई टी आर दिया हुआ है, भी आसानी से निकल सकता है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, मतलब क्या दिया हुआ है, पावर हम लोग को कितना दिया हुआ है, 400 वॉट। ओके, आगे क्या इंफॉर्मेशन दिया, ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, मतलब क्या है, एक दिन में जो टाइम है, टाइम पर डे दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 8 आवर। ओके, ये इंफॉर्मेशन हम लोग को दी हुई है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, मतलब टोटल टाइम कितना दिया हुआ है हम लोग को पास, टोटल टाइम, टोटल डेज दिया हुआ है आपको 30 डेज। ठीक है, आगे क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एट ₹3 पर किलो वॉट आवर, मतलब रे कॉस्ट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपको दी हुई है ₹3 पर किलो वॉट आवर। किलो वॉट आवर मतलब वही जो आप डेली यूज कर, डेली सुनते हैं, यूनिट्स, अपने घरों में कई बार आप लोग ने यूज सुना हुआ है, 200 यूनिट्स कंज्यूम हुई, 100 यूनिट्स कंज्यूम हुई। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दी हुई है। पावर दिया हुआ है, टाइम ऑफ यूजेज ऑफ दिस डिवाइस पर डे दिया हुआ है, दैट इज 8 आवर, टोटल नंबर ऑफ डेज 30 डेज दिया हुआ है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ एनर्जी दिया हुआ है पर यूनिट, पर किलोवाट आवर। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा कितना वॉट हम लोग ने यूज किया है, कितनी एनर्जी हम लोग ने यूज की है, किलोवाट आवर। सबसे पहले हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कितनी यूनिट हम लोग ने कंजम्पशन किया है। बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ से सोचिए, आप सबसे पहले क्या निकालते हैं, अगर हम लोग बोलते हैं कि 200 यूनिट्स यूज किया है, ठीक है, 200 यूनिट्स अगर कंजम्पशन हुआ है, मतलब दैट इज 200 किलोवाट आवर। अभी बताया यूनिट मतलब क्या होता है, किलोवाट आवर। अब 200 किलोवाट आवर अगर आप लोग ने कंज्यूम किया एनर्जी, और रेट जो है वो दैट इज, अगर मान लीजिए ₹10 पर किलोवाट आवर है, एक यूनिट का प्राइस ₹10 है, तो 200 का टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 200 into 10 दैट इज ₹2000। ठीक है, तो मतलब रेट इंटू टोटल यूनिट्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो एग्जांपल के तरीके से अब यहां पे देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमको यूनिट निकालनी है, एनर्जी कंजम्पशन निकालना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता हुआ है, पावर इंटू टाइम, यही फॉर्मूला है। पावर हम लोग को डायरेक्ट दिया हुआ है, टाइम बट देखिए क्या दिया हुआ है, टाइम पर डे दिया हुआ है, और डेज कितने हैं, 30 डेज हैं। तो हम लोग को टोटल टाइम निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो टोटल टाइम कितना होगा, एक दिन में 8 घंटे चल रहा है, तो 30 दिन में कितने घंटे चलेगा, 30 into 8 हो जाएगा आवर्स, दैट विल बी 240 आवर्स। ठीक है, तो ये आपका टोटल टाइम आया है, स्मॉल टी इसको कंसिडर कर ले रहे हैं। ठीक, अब हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी विल बी इज इक्वल्स टू आपका 400 इंटू 240। अब देखिए यूनिट का ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे यूनिट क्या होगी, यहाँ पे वॉट। पावर आपने क्या है 400 वॉट यूज किया है, और टाइम की यूनिट कौन सी यूज करिए, आर। तो एनर्जी क्या होगी, वॉट आर। ओके, ये चीज ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे किलो वॉट आर या जूल नहीं लिख सकते, क्योंकि जो एनर्जी यूज, जो यूनिट यूज करा है आपको वही लिखना है। अगर वॉट सेकेंड होता, अगर वॉट सेकेंड होता तो दैट विल बी जूल। ठीक है, बट वॉट आर है तो ये जूल नहीं है। अब अगर हम लोग को इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोवाट आवर में कितने होंगे, 10 to the power 3, किलो मतलब 10 to the power 3 होता, तो वॉट आर होंगे। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 to the power 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 400 इंटू 240 अपॉन 10 to the power 3 मतलब 1000 किलोवाट आवर। तो ये
0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास कितना आएगा 96 किलोवाट आवर। तो ये आपका टोटल यूनिट्स आ गई कि 96 किलोवाट आवर आपने कंज्यूम किया है। इसके बाद आपको टोटल कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिट इनटू रेट। तो यूनिट कितनी है 96 इंटू 3, दैट विल बी 288 रुपीज़। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। थोड़ा यहाँ पे बस ट्रिकी यही था कि पहले आपको टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, फिर एनर्जी में यूनिट का ध्यान देना की ज़रूरत है कि वॉट आवर को पहले आपको किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉस्ट दिया हुआ है ₹3 पर किलो वॉट आवर है। ठीक है, तो किलो वॉट आपको पहले यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उससे जो आंसर आएगा उसको फिर कॉस्ट निकालने में रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी खोलिए, उसमें एक्सरसाइजेस में जाइए, एक्सरसाइजेस में आपके पास क्वेश्चंस हैं, उसको ट्राई करिए। हम लोग अभी आगे के लेक्चर्स में बीच बीच में इसमें डिस्कस करते रहेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस है, बहुत टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको जो भी डाउट हो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हम लोग को लिख दीजिए, हम लोग सॉल्व करके आपको भेज देंगे। पहले अपने आप से कोशिश करिए, सॉल्व हो जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। ठीक है, ओके।